हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर नंबर 16 है बीएफएम का। हम लोग मॉड्यूल सी लेके चले हैं और 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये तीसरा चैप्टर है और ये जो मैं एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ, एमसीक्यूज़ के पहले मैं सारा कंसेप्ट देता हूँ और कंसेप्ट देने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डील करता हूँ और इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपका टॉपिक को समझ में आएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दूं, ताकि आपको बार बार रिवीजन करने में इजी हो और आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करके आए। तो आज का जो डिस्कशन है ये फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। मतलब आरबीआई ही सारा ये पॉलिसीज बनाती है और कैसे इसको मेंटेन करना है वो भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीआरआर और एसएलआर के बारे में, क्योंकि ये बैंकिंग का बात जब भी करेंगे तो ये सबसे बेसिक चीज है कि आरबीआई के द्वारा सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करवाना। तो सीआरआर हमें पता है 3% ऑफ द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 3% करना पड़ता है और एसएलआर 18% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस है कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में बस यही डिफरेंस है। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जैसा नाम है, मतलब जितना आपने डिमांड डिपॉजिट किया हुआ है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में और टाइम डिपॉजिट किया हुआ है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, तो उसका जो टोटल अमाउंट जो आपके बैंक में है उसका आपको 3% सीआरआर के रूप में रखना है टू द आरबीआई। ठीक है। और एसएलआर 18% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या है? इसमें जो भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हम लोग को पास है उससे अगर हम लोग बैंक का जो पैसा आरबीआई में रखा हुआ है उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो वो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नहीं है समझ में आया है तो ये फिर से पीछे करके ये वीडियो दोबारा सुने, आपको ये समझ में आएगा। और सीआरआर जो होता है वो कहाँ मेंटेन होता है? वो आरबीआई के पास मेंटेन होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। और एसएलआर जो मेंटेन होता है वो हम लोग खुद अपने बैंक में ही रखते हैं, उसको आरबीआई के पास पार्क करने का जरूरत नहीं है। जो परसेंटेज हम लोग रखना होता है 18%, वो खुद बैंक के पास रहता है, वो आरबीआई के पास नहीं रहता है। और जो सीआरआर होता है वो किस एक्ट के तहत ये सीआरआर हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है यह आपको याद रखना पड़ेगा। सीआरआर इज मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949। और एसएलआर किस एक्ट के तहत इसको मेंटेन करना पड़ता है? ये होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। आरबीआई का जो एक्ट मैंने 1949 बता दिया वो 1934 होगा। आरबीआई 1934 एक्ट 1934 में आया था, 1949 में वो नेशनलाइज्ड हुआ था। तो ये आपको समझना होगा कि एसएलआर, और ये आप याद कैसे रख पाएंगे? जैसे कैश में क्या सीआरआर क्या होता है? मतलब कैश रखना है, तो कैश किसके पास रहेगा? वो जो भी कैश हम लोग मेंटेन करते हैं वो आरबीआई के पास रहेगा, तो ये आरबीआई एक्ट के तहत होता है। और जो एसएलआर हम लोग मेंटेन करते हैं वो किसके पास रहता है? वो खुद बैंक के पास ही रहता है, तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रूल होता है। तो ये आप इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। और जो सीआरआर हम लोग आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं उसमें हम लोग को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 0% इंटरेस्ट मिलता है। और इसमें एक टर्म होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये लैफ क्या है? लैफ या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट which is known as the principal operating instruments of the RBI to exercise monetary policy by the RBI। तो आरबीआई हमारा जो यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी उसको कैसे एक्सरसाइज करती है? थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो। सो द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो वो रेपो और रिवर्स रेपो है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये रेपो रिवर्स रेपो क्या होता है। अब जैसे आपको पता है हमारा बैंक 18% एसएलआर मेंटेन करना ही करना है, ये मिनिमम है। मगर कुछ बैंक लोन ना देके, क्योंकि लोन में कुछ रिस्क आ जाती है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल वो 25% ऑफ एनडीटीएल इन्वेस्ट कर दी, दो मिनिमम डिमांड कितना था 18% ऑफ द एनडीटीएल, मगर उसने 25% कर दिया। और फ्यूचर में जाके इसको लगे कि अब मुझे पैसे की जरूरत है क्योंकि लोन डिमांड बढ़ गया है, तो इसके पास जो 7% एक्स्ट्रा
एंड सिक्योरिटीज है उसको वो आरबीआई को दे देगी और उससे पैसा ले लेगी। ठीक है, ये बैंक है, ये आरबीआई है। तो इसी का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उस पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है रेपो रेट। ठीक है, वो रेपो रेट से ये लोन लिया गया है, इसलिए इसको रेपो रेट बोलते हैं। और अगर रेपो का फुल फॉर्म देखेंगे, इसको बोलते हैं रीपर्चेज। मतलब रीपर्चेज क्या, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ने दिया उसको वो प्रॉमिस करता है कि इतने दिनों बाद मैं फिर से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपसे पैसे देके ले लूंगा विथ इंटरेस्ट। तो ये होता है रेपो रेट। अब बैंक रेट अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो बैंक रेट, बस यही डिफरेंस है। अब रिवर्स रेपो क्या होता है, अब कभी कभी क्या होता है कि इस बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा हो गया, तो वो सोचती है कि अब इतना एक्स्ट्रा पैसा रख के क्या करेंगे, चलो आरबीआई के पास दे देते हैं। तो आरबीआई के पास दे देती है और आरबीआई इंटर्न उसको कुछ इंटरेस्ट देती है, उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने समझाया कि मान लीजिए 25% SLR ये बैंक मेंटेन कर रही है, तो 7% एक्स्ट्रा है। अब मान लीजिए 7% देके उसने आरबीआई से रेपो के थ्रू लोन ले लिया, मगर फिर भी उसको और पैसे की जरूरत है। अब उसको और पैसे की जरूरत है तो उसके पास 18% जो मिनिमम SLR होना चाहिए, बस वही बचा है। फिर भी इस मिनिमम 18% ऑफ SLR को वो गिरवी रख के MSF के थ्रू फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म वो लोन ले सकती है बैंक। ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब पीएसएस हम लोग देखेंगे। पीएसएस क्या है वो हम लोग लास्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ किस एक्ट के थ्रू होता है, वो पीएसएस एक्ट के 2007 के थ्रू होता है। और उसमें जितने भी आज हम लोग यूपीआई चला रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग चला रहे हैं, वो और सीसीआईएल जो काम करती है वो उसी पीएसएस एक्ट के थ्रू करती है। तो इस पीएसएस एक्ट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे यहाँ चलते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला है आरटीजीएस। ये आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका नाम जो है वही इसका काम है। जैसे रियल टाइम मतलब जैसे आपने ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया वो तुरंत वो ट्रांजेक्शन कर देता है। इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 2 लाख होता है। इसका जो यूटीआर नंबर जनरेट होता है वो 22 अंकों का होता है। और इसका जो टाइमिंग है आरटीजीएस का 7 AM to 6 PM है। और ये 1-to-1 ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। और इसका सारा लेखा जोखा मतलब ये आरबीआई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट की हुई है, उसी के थ्रू ये आरटीजीएस होता है। और इसको कॉस्ट पुश ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेट। वो इन्फिनेट क्या होता है, इन्फिनेट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल नेटवर्क। तो जैसे कोई भी बैंक है, हमारे यहाँ बैंकिंग जो सिस्टम है, अगर बैंक से किसी एक बैंकर को किसी बैंकर से बात करना हो या कुछ मैसेज ट्रांजैक्शन करना हो तो वो ये सिक्योर सिस्टम इन्फिनेट के थ्रू ही करेगा। इससे क्या होगा, सब कुछ सिक्योर्ड रहेगा, डाटा हमारी ब्रीच नहीं होगी। तो ये इन्फिनेट एक नेटवर्क है जो बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इसको ये इन्फिनेट किसने बनाया था, ये आईडीआरबीटी ने बनाया था। आईडीआरबीटी का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये जो आईडीआरबीटी है वो हैदराबाद में है और ये इसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। एनपीसीआई का भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म इस आईडीआरबीटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही तैयार हुआ था। तो ये आईडीआरबीटी हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसी इन्फिनेट जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये इन्फिनेट का जो प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग SFMS बोलते हैं या स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो SFMS है ये एक तरह से आपने स्विफ्ट का नाम सुना होगा। जब नीरव मोदी केस हुआ था तो उसमें ये स्विफ्ट का बहुत सारा चर्चा आया था। तो वो स्विफ्ट के जैसा ही ये SFMS स्ट्रक्चर है। और हो गया, ये आपको पता चल गया कि इंटरबैंक ट्रांसफर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे एनडीएस। ये होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मनी मार्केट है, उसका जो ऑटोमेटिक ऑक्शन या रिपोर्टिंग या सेटलमेंट प्रोसेस होता है वो इसी के थ्रू होता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रन करता है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है एफएक्स क्लियर। एफएक्स क्या है, फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम।
इट इज डेवलप्ड बाय CCIL। इसमें फॉरेन करेंसी का जो हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं या हम लोग को जो डॉलर एलोकेट होता है आफ्टर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट, तो ये हमारा FX क्लियरिंग से होता है। ये बैंक इससे डील करती है। अगर आपको फॉरेक्स में काम करने का मौका मिले तो आपको शायद ये सबसे मिलना पड़ेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एक होता है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, वो NSDL और CDSL के बारे में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो NSDL और CDSL, NSDL बताया था NSE का ये मेंटेन करता है, CDSL BSE का मेंटेन करता है। तो इसमें NSDL में क्या होता है, ये इसमें डिपॉजिटरी आपकी रखी होती है। जैसे आपने कोई शेयर्स लिया तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको जनरेट होगा, और ये जो डिपॉजिटरी है वही वो शेयर्स को अपने पास रखती है। मतलब आपका एक अकाउंट खुला हुआ होगा, उसी में आपका शेयर्स डलते चले जाएंगे जैसे जैसे आप पेमेंट करके खरीदते चले जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। निफ्ट तो आपको पता ही है, निफ्ट का अभी रिसेंटली 48 बैचेस हो गई है, पहले 23 था, और इसका टाइमिंग 24/7 हो गया है, और इसमें UTR नंबर 16 नंबर का जनरेट होता है, और ये बैचेस में काम करती है। ये आपको निफ्ट के बारे में पता होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है M3 अब्रॉड मनी हैज। हम लोग पढ़े थे M3 क्या होता है, ये M3 में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। M3 में हम लोग पढ़े थे M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, ठीक है। और M1 में हम लोग पढ़े थे M1 जिसको हम लोग नैरो मनी भी बोलते हैं, और M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स के ही आएंगे मगर आपका मार्क्स उठाएगा। M1 क्या होता है, करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो अब देखते हैं M3 में कौन कौन सा कंपोनेंट आता है। करेंसी इन सर्कुलेशन, हाँ आता है, ठीक है। करेंसी इन पब्लिक इज नथिंग बट ए करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस बैंक डिपॉजिट। तो जो कैश आपका सर्कुलेशन में आया है और जितना कैश आया उसमें से आप कितना कैश बैंक में जमा करा दिए हैं और कितना कैश आप अपने पास रखे हैं। तो आप अपने पास रखे वो करेंसी विद द पब्लिक होता है, और जो करेंसी टोटल आया RBI से वो करेंसी इन सर्कुलेशन होता है। तो ये कंपोनेंट होता है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, हाँ ये भी होता है, और टाइम डिपॉजिट विद द बैंक ये भी होता है, ठीक है, हो गया। और ये बोरोइंग एंड रीफाइनेंसिंग विद द बैंक्स नहीं होता है। तो ये इसका आंसर ABC होगा, D नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या है, मतलब RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी लाती है उसका पर्पस क्या है। उसका बस 2 ही पर्पस है, एक तो ग्रोथ देखना और एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इंडिकेटर ऑफ मनी सप्लाई दैट हैज नॉट बीन एब्जॉर्ब बाय द रियल इकोनॉमी। जैसे अब RBI अभी रेपो कम कर दी, तो रेपो कम करने का मतलब है कि RBI ने मनी सप्लाई बढ़ा दिया मार्केट में। अगर मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो क्या ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता चलेगा कि जो मनी सप्लाई RBI ने दिया है वो हमारे इकोनॉमी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, मतलब इकोनॉमी में वो जा ही नहीं रहा है। तो पहला ऑप्शन है सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद द बैंक्स। फॉर एग्जांपल RBI ने रेपो घटा दिया तो उससे बैंक ने पैसा उठा लिया, मगर बैंक ये पैसा आगे किसी को लोन दे ही नहीं रही है, तो बैंक के पास सरप्लस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा A, दैट इज सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद द RBI। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, करेंसी नोट्स विद RBI, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट, फंड्स हेल्ड विद द गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन A ही होगा। नेक्स्ट, द लिक्विडिटी विल डू। जब भी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मतलब मनी सर्कुलेशन बाय द RBI ही कम हो गया, तो मनी अगर किसी के पास नहीं है तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो इन्फ्लेशन विल बी लोअर्ड, तो ये ऑप्शंस तो होगा। और जब डिमांड नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ भी हैम्पर होगा, ये भी होगा। और जब डिमांड नहीं होगा और मनी का क्रंच है मार्केट में तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाएगा। तो इसका आंसर, और डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी एक्सचेंज रेट, ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये सारे चीज होंगे अगर शॉर्टेज ऑफ द लिक्विडिटी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एंड द मैक्सिमम CRR कैन बी, ये एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI। ये 0 से लेकर 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है, और आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन में RBI ने 100% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR गवर्न्ड बाय, ये आपको समझाया है कैसे ट्रिक से याद रखना। CRR मतलब कैश हम लोग किसके पास मेंटेन करते हैं, RBI। तो ये RBI एक्ट ऑफ 1934।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एक तो डिमांड डिपॉजिट, ये तो होगा ही, टाइम डिपॉजिट ये भी होगा। नेक्स्ट फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंसेस इन ट्रांजिट, ये आप याद कर लीजिए, ये भी होता है, तो इसका ऑप्शन ABC होगा। नेक्स्ट ऑप्शन लोन्स एंड एडवांसेस, नहीं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस नहीं देखते, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक ने दिए है वो एसेट्स है, वो लायबिलिटीज नहीं है। ऑप्शन सी फंड्स बोरोड फ्रॉम द अदर बैंक्स, ये भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली फंड्स बोरोड फ्रॉम द पीपल और द पब्लिक इज टेकन इनटू कंसर्न, नॉट फ्रॉम द अदर बैंक्स। तो ये ऑप्शन ई भी नहीं होगा, तो इसका ABC ऑप्शन होगा आंसर। बैंक हैज टू मेंटेन कैश बैलेंसेस विद द RBI to meet the prescribed CRR on average during the fortnight, subject to daily cash balances not falling below dash of the average fortnight balance। ये फैक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर 90% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLR इज नॉट मेंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब SLR जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो किस चीज में हम लोग कर सकते हैं। एक तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अलाउड है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एज पर RBI नॉर्म्स ये भी अलाउड है, कैश बैलेंसेस भी अलाउड है, ये आपको याद करना पड़ेगा, और कैश विद RBI ये अलाउड नहीं है। कैश आप अपने पास रख के SLR में उसको जुड़वा सकते हैं, मगर कैश RBI के पास रख के वो आप SLR में नहीं जुड़वा सकते, वो CRR में ही जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI imposed which of the following ceiling over call and the notice money borrowing। हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कॉल एंड नोटिस मनी क्या होता है। कॉल मनी जो रात भर के लिए कोई बैंक को जरूरत पड़ती है तो वो किसी दूसरे बैंक से वो पैसा उठाती है, उसको कॉल मनी बोलते हैं। अगर 14 डेज तक के लिए उठाना है, 1 से लेकर 14 डेज तक के लिए, तो उसको नोटिस मनी बोलेंगे। तो उसमें बोलता है RBI imposed विच ऑफ द फॉलोइंग सीलिंग, मतलब RBI ने एक सीलिंग लगाया है कितना आप पैसा उठा सकते हैं किसी दूसरे बैंक से अंडर कॉल एंड द नोटिस मनी। तो इसका आंसर होगा 100% एंड द 25%। 100% इन केस ऑफ द कॉल मनी, मतलब रात भर के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किसी भी बैंक से 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक। फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक का इक्विटी प्लस रिजर्व्स जितने होंगे उसका 100% वो रात भर के लिए पैसा उठा सकता है, और नोटिस मनी के केस में 25% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलर बैंक्स डज नॉट हैव विच ऑफिस अंडर ट्रेजरी हायरार्की। हम लोग लास्ट चैप्टर में देखे थे कि ट्रेजरी हायरार्की में क्या क्या था, डीलिंग रूम थी, बैक ऑफिस था, मिडिल ऑफिस था और नीचे फ्रंट ऑफिस था। मगर ये बोल रहा है स्मॉलर बैंक्स में कौन सा ऑफिस नहीं होगा। अब ये कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं कि फ्रंट ऑफिस तो होगा ही होगा क्योंकि वो डील करती है पब्लिक से, लेकिन बैक ऑफिस तो होगा ही होगा क्योंकि वो पॉलिसी बनाती है, फिर वो वैलिडेट करती है। तो क्या नहीं होगा इसका, मिडिल ऑफिस नहीं होगा कोई भी स्मॉलर बैंक्स का। लार्जर बैंक्स में तीनों होंगे। और मेन काम क्या होता है फ्रंट ऑफिस का, ये कंप्लाई करती है, मतलब जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया वो फ्रंट ऑफिस कंप्लाई करती है। मिडिल ऑफिस क्या होता है, ये कनेक्ट करती है फ्रंट ऑफिस को बैक ऑफिस को, ये रिपोर्टिंग करती है, अगर यहां से कुछ इंफॉर्मेशन आया तो इसको, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन आया तो इसको, और ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम भी इसी का है मिडिल ऑफिस का। बैक ऑफिस क्या करती है, वैलिडेट्स करती है, सेटलमेंट करती है और पॉलिसी मेकिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following come under exempted categories where only minimum, next question, which of the following come under exempted categories where only minimum CRR is to be met irrespective of the actual CRR। मतलब कुछ ऐसे exemptions होते हैं CRR के केस में कि आपको उसमें जो अभी प्रेजेंट CRR चल रहा है आपको उतना नहीं मेंटेन करके RBI बताएगी कि आपको बस इतना ही आप मेंटेन कर ले तो वो चल जाएगा। तो वो क्या क्या हो सकता है, एक ऑप्शन ए नेट इंटरबैंक बोरोइंग्स और द डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 40 डेज। ठीक है, इस केस में हम लोग ये अलाउड है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में ये आता है। क्रेडिट बैलेंसेस इन द ACU, ये भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आएगा। ऑप्शन सी DTL इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब हमारा कोई बैंक है उसका जो ब्रांच अगर कोई भी आउटसाइड आवर कंट्री है तो वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स कहलाती है। और ऑप्शन डी ऑल, ये आपको याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन डी होगा क्योंकि CRR ये सारे कंडीशंस में, ये सारे ऑप्शंस में एग्जेम्प्टेड है। लास्ट क्वेश्चन, CRR एंड द SLR मेंटेन्ड एट द रेट परसेंटेज ऑफ, ये है हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। CRR और SLR जो मेंटेन होता है वो CRR होता है ऑफ 3% ऑफ DTL दैट इज डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एंड SLR मेंटेन्ड एट 18% of the net demand and time liabilities। तो इसका ऑप्शन ए होगा। दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज शेयर
the videos, like the videos. Thank you.